स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिकता का आणविक आधार के ऊपर है, जिसका एक टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृतन या द्विगुणन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम हम जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए का सबसे पहला है कि ये क्या है, तो ये लॉन्ग चेन और लॉन्ग पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसका है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा श्रृंखला है। और इसमें सबसे पहला अगर हम विलकित करते हैं, फ्रेडरिक मिस्चर ने सबसे पहले देखा था, तो इसको अगर हम विगलित करते हैं तो ये आता है न्यूक्लियोटाइड। ये आता है न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड को हम विलगित करेंगे, ये बना है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोडाइस्टर बंध। फॉस्फोडाइस्टर बंध। इससे हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, तो इसे ध्यान से पूरा वीडियो को देखें। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोडाइस्टर बंध। और न्यूक्लियोसाइड को जब हम तोड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड में होता है N2B यानी नाइट्रोजनी क्षार एवं यहाँ पे हो जाएगा हमारा सुगर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुगर। और ये दोनों जुड़े होते हैं, ये दोनों हमारे जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार और सुगर। और नाइट्रोजनी क्षार और सुगर जो जुड़ता है वो जुड़ता है N ग्लाइकोसिडिक बंध से। N ग्लाइकोसिडिक बंध से ये दोनों जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है, तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है, जो किससे बना है? तो न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोडाइस्टर बंध जुड़ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? नाइट्रोजनी क्षार और सुगर का। ठीक है। और जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं हमारे, इसमें 4 तरह के होते हैं, यानी ऐसे तो 2 होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine, लेकिन इनके टाइप तो A जो होता है वो T के साथ और C जो होता है वो G के साथ ये बंध बनाते हैं हाइड्रोजन बंध। ये बनाते हैं हाइड्रोजन बंध। यानी हमारा जो डीएनए होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। हमारा जो डीएनए होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। यानी इसे हम कहते हैं बैकबोन। इसे हम कहते हैं बैकबोन। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैकबोन हमारा किसका बना है? यानी डीएनए का बैकबोन किसका बना है? तो इसमें हम लोग हमेशा लगाएंगे सुगर और फॉस्फेट का। किसका बना है? सुगर और फॉस्फेट का। अंदर की ओर कौन होता है? तो अंदर की ओर होता है नाइट्रोजनी क्षार। कौन होता है? नाइट्रोजनी क्षार। और आपस में नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं किससे? तो हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बंध से। तो इतना चीज हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे रेप्लिकेशन, क्या
रेप्लिकेशन या द्विगुणन। द्विगुणन क्या है? द्वि मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना है, यानी दुगना। क्या? दुगना। और गुणन मतलब अपने नंबर को बढ़ाना, यानी संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि यानी द्विगुणन या रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डीएनए यानी डीएनए अपनी प्रति कॉपी यानी प्रतिलिपि को बनाते हैं, या हम लोग कार्बन कॉपी, इसमें डीएनए का कार्बन कॉपी बनता है। तो हम अगले स्लाइड में अगर देखते हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल है मेल्सन और सेथल का, जिसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो डीएनए है, सॉरी, ये जो रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक ऑटो कैटेलाइटिक फंक्शन है। ये क्या है? ऑटो कैटेलाइटिक फंक्शन है डीएनए का, यानी डीएनए इसे अपने आप करता है। ठीक है, इसे डीएनए अपने आप करता है। तो ये एक ऑटो कैटेलाइटिक फंक्शन है डीएनए का, और इसमें डीएनए के कॉपी बनते हैं, डीएनए के कार्बन कॉपी बनते हैं, एकदम एग्जैक्ट डिक्टो। ठीक है, और ये होता किस में है? तो कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन के यस फेज में। किसमें? एस फेज में। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो एस फेज में होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक टेलर नाम के व्यक्ति ने इसका एग्जाम्पल बताया था, यानी डीएनए के बारे में बताया। टेलर ने बताया कि जो डीएनए है, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, वो हमारा कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, यानी सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो एक ब्रॉड बीम, किसको लिया? ब्रॉड बीम। इस ब्रॉड बीन को लिया और इसके रूट से सेल्स को निकाला, और उसमें उसके क्रोमोसोम में किसको ऐड कर दिया गया? तो यहाँ पे ऐड किया एक रेडियोधर्मी, जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव थाइमीन को। और फिर जब बाद में इसे नॉर्मल के साथ देखा तो देखा गया कि जो आगे के जनरेशन है उसमें एक नॉर्मल यानी क्रोमोटिड्स, ऐसे जो क्रोमोजोम थे इस तरह से, उसके एक क्रोमोटिड का थाइमीन रेडियो एक्टिव रहा और एक का नॉर्मल। तो उन्होंने इसी आधार पे ये बताया कि ये तभी पॉसिबल है जब एक न्यू बना हो और दूसरा पहले से हो। इसे और क्लियर किया मेल्सन और सेथल ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड में कि मेसन और सेथल जो हैं, मेसन और सेथल जो हैं, वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनए को किसके ऊपर ग्रो कराया? तो N15 यानी नाइट्रोजन के समस्थानिक, यानी एक हैवी और दूसरे को नॉर्मल में N14। तो उन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले N15 में उन्होंने ग्रो कराया। किसके साथ? तो इसको बोलते हैं NH4Cl15। उन्होंने क्या किया? NH4Cl15 में पहले डीएनए को ग्रो कराया। तो उन्होंने क्या किया? डीएनए को लिया और डीएनए को नाइट्रोजन के समस्थानिक
जो क्या था N15 यानी NH4Cl, इसमें उन्होंने ग्रो कराया। किसको? डीएनए को। ये तब तक ग्रो कराया जब तक कि इसका जो भारी N15 है, ये डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट या डीएनए के साथ जुड़ ना जाए, डीएनए के साथ जुड़ ना जाए, तब तक इसे ग्रो कराया। जब इस डीएनए में N15 यानी नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक जुड़ गया, तब इसे स्थानांतरित किया और ग्रो कराया। किसके ऊपर ग्रो कराया? तो किस माध्यम में? तो N14 वाले माध्यम में, यानी वैसे माध्यम में जहां पे नाइट्रोजन का 14 वाला यानी हल्का नाइट्रोजन उपस्थित हो, N14 वाले मीडियम में यानी माध्यम में ग्रो कराया। और ये जो डीएनए था ये किसका था? तो ये था ई कोलाई का। ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, जो 20 मिनट में डिवीजन करता है, 20 मिनट में डिवीजन करता है अपना। ठीक है, इसी के ऊपर उन्होंने ग्रो कराया। तो जब इसको, अब ये जो देखो, इस दोनों को क्यों लिया, N14 और N15? N14 और N15 को अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। किससे? तो अपकेंद्रन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे इसको हम लोग बोलते हैं मास ग्रेडियंट। मास ग्रेडियंट को इसमें अलग किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक हेवी साल्ट को लिया। किसको लिया? हाईली सॉल्युबल साल्ट। किसमें? वाटर में। और उसका नाम है हमारा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सीजियम क्लोराइड, CaESium, सीजियम क्लोराइड। इसी का उपयोग किया गया। ठीक है, इसी का उपयोग किया गया और इसे ग्रो कराया गया। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है और जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है हाई स्पीड के साथ, तो इसके साथ जो डीएनए है पर इस तरह से मास ग्रेडियंट यानी अकॉर्डिंग टू देयर मास वो क्या हो जाएंगे, उसके तल पर, जो वीकर होंगे उसके तल पर वो सेटल होते चले जाएंगे और इस तरह से उनको हम अलग कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पहला 20 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट, पहला 20 मिनट में उन्होंने क्या देखा? तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो हाइब्रिड था। फर्स्ट जनरेशन वाज हाइब्रिड, यानी उनका पहला जनरेशन क्या था? हाइब्रिड। हाइब्रिड कहने का गेट कहलाए। ठीक है, उसके बाद 40 मिनट वाले यानी नेक्स्ट अगला 40 मिनट में ये क्या मिला इनको? तो इनको 50% जो था, 50% N14 वाले और 50% इनको N15 वाले, यानी ये हल्का और एक भारी, यानी इस तरह से ये 50-50% प्रेजेंट रहे। फिर नेक्स्ट 60 मिनट में तो जो N14 और N15 वाला है, इंटरमीडिएट, मध्य वाला, बीच वाला, वो उसका परसेंटेज रह गया कितना? ये रहा 25%। और जो N14 और N14 यानी हल्का वाला हो गया 75%। और इसका रेशियो कितना था? 1:3, यानी 1 जो था इंटरमीडिएट था और 3 जो था वो हल्का था। ठीक है, फिर 80 मिनट में, नेक्स्ट अगले 80 मिनट में, क्योंकि जो इकोलाई है वो हर 20 मिनट पे अपने आप को डिवाइड कर लेता है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट वाला था N14 और N15, ये हमें मिला
12.5%, और जो हल्का वाला है N14 और N14 वो मिला हमें 87.5%। किस रेशियो में? 1:7 रेशियो में। ठीक है, यानी 7 जो थे वो हल्के थे और एक जो था वो भारी था। एक जो था वो क्या था? भारी वाला था। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रैंड पेरेंटल वाले हों और एक जो हो वो नए बने। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में फर्स्ट 20 मिनट वाले में एक जो था वो हमारा N15 वाला था और एक जो था N14 वाला था, वो दोनों मिलकर हाइब्रिड बनाया। नेक्स्ट वाले में यानी ऐसा हुआ होगा कि एक टेम्पलेट जो था वो N14 का रहा और एक जो रहा वो N15 का रहा। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, फिगर से। यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये जो है फर्स्ट जो है ये है हमारा 20 मिनट वाला, यानी N15 वाले DNA वाले को कहाँ किया गया? तो ये किया गया किसके अंदर? N14 वाले में ग्रो कराया गया, N14 वाले मीडियम में। तो यहाँ पे इसमें 50% यानी फर्स्ट जनरेशन N14 DNA और N15 DNA ये हाइब्रिड वाला मिला। और जब 40 मिनट पे चेक किया गया तो दो जो था वो नॉर्मल, 4 में 3 जो थे वो नॉर्मल मिले और एक हेवी वाला मिला या हाइब्रिड वाला मिला। इस तरह से उन लोगों ने बताया कि जो DNA है उसका जो द्विगुणन है वो अर्ध संरक्षी होता है, यानी इसका जो DNA होता है वो कैसा होता है? तो अर्ध संरक्षी। अब हम आते हैं इसके टॉपिक पे। यहाँ देखते हैं तो वंशागति का आणविक अधिकार, यानी वंशागति में क्या होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होता है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? यानी वो पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तक लक्षणों को क्या करता है? लेकर जाता है, या वंशानुक्रम होता है उसका, और वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है, यानी इनहेरिटेंस को नियंत्रित करता है, और लक्षणों के निर्माण और कार्य प्रणाली के माध्यम से अपना प्रभाव व्यक्त करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। या वैसे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों को ढोने का कार्य करते हैं या जिनमें निहित होते हैं, वैसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। और अनुवांशिक पदार्थ में वह घटक जो लक्षणों को नियंत्रित करता है उसको हम जीन कहते हैं, जो कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होता है। और हम DNA प्रतिकृति को देखेंगे। DNA प्रतिकृति यानी DNA का निर्माण, यानी DNA से निर्माण ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिकृति। DNA से DNA, इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन या द्विगुणन। इसको क्या कहते हैं? द्विगुणन। यानी DNA से DNA का निर्माण, DNA का निर्माण। ठीक है, किस फेज में होता है? तो S फेज में होता है। किस फेज में होता है? S फेज में होता है। कैसा फंक्शन है? तो ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, यानी ये जो है ये खुद से DNA के द्वारा खुद से अपने आप को ये सारी चीज़ों को निर्मित कर लेता है। तो चूंकि 2 कोशिकाएं हैं, एक है हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। इन दोनों में कुछ अंतर होता है जिसको हम इस
आगे नोट्स। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है यानी द्विगुणन या प्रतिकृति होती है तो उसका एक जो होता है, एक स्ट्रैंड वो पेरेंटल होता है और एक जो होता है वो न्यू फॉर्म्ड होता है। एक जो होता है वो पेरेंटल होता है और दूसरा न्यू फॉर्म्ड होता है या खुद से बनता है। अर्धविराम यानी इसको हम लोग कहते हैं, अर्धविराम को हम लोग याद रखेंगे असतत। ये क्या है? असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। अर्ध असतत, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, पूर्ण असतत नहीं होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। और द्विदिशीय, द्विदिशीय मतलब दोनों दिशा में। ये क्या होता है? दोनों दिशा में होते हैं, दोनों दिशा में होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब एक होता है 5 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम, और इधर का 5 प्राइम, इधर का 3 प्राइम। यानी इस तरह से ये एंटी पैरेलल होते हैं और प्रति समानांतर होते हैं। ये इनके जो रजुक होते हैं वो प्रति समानांतर होते हैं, जिस कारण से इसमें जो डीएनए होता है, जो द्विगुणन होता है या प्रतिकीर्तन होता है, ये द्विदिशीय होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में डीएनए यानी इसमें एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय। ये क्या होता है? एक दिशीय होता है, ये द्विदिशीय नहीं होता है। और प्रोकैरियोट्स में ये द्विदिशीय होता है। प्रोकैरियोट्स में इसमें एंजाइम और प्रोटीन कारक की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सा है, आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे डीएनए के उस जिस बिंदु पर डीएनए के जिस बिंदु पर द्विगुणन शुरू होता है, द्विगुणन शुरू होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI या प्रतिकृति का उद्गम स्थल। उसको क्या कहते हैं? प्रतिकृति का उद्गम स्थल। यानी जहां से शुरू होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिकृति का उद्गम स्थल या ORI। यहाँ पे ये जो होता है प्रोकैरियोटिक्स में यानी बैक्टीरियल और फंगल में ये एक होता है, सिर्फ एक ORI, लेकिन यूकैरियोटिक में ये एक से अधिक होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो मेन एंजाइम है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि डीएनए प्रकृति के मुख्य एंजाइम कौन है? तो ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। और ये क्या होता है? डीएनए आश्रित होता है, यानी इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। और ये लगभग प्रत्येक दिशा में 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को ऐड करेंगे, ऐसा ये होता है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्टिव होना, यानी ये सक्रिय होते हैं। पहला प्रोसेस हम लोग का क्या होता है? ये सक्रिय होते हैं। तो सक्रिय यानी ये न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो हमारा कोशिका द्रव्य में यानी केंद्रक द्रव्य जो होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, अक्रिय फॉर्म में। और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, यानी क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ऐड होता है रहता है, जिसका नाम है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सिन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सिन साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सिन थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब इसमें कौन सा एंजाइम फॉस्फोराइलेज के द्वारा, किसके द्वारा? फॉस्फोराइलेज के द्वारा ये एक्टिव होते हैं और बदल जाते हैं DATP, DGTP, DCTP, DETTP, यानी
डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पे 2 फॉस्फेट के जगह, यानी 1 फॉस्फेट के जगह 2 फॉस्फेट आ जाते हैं, यानी यहाँ पे टोटल फॉस्फेट की संख्या 3 हो जाती है। और वो इनऑर्गेनिक होते हैं जो टूटते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एटीपी या जीटीपी, ये जो दोनों होते हैं, एक स्ट्रैंड का काम कर जाता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट का काम करता है, और दूसरा जो होता है वो एनर्जी भी देता है, यानी ये जो होते हैं वो एनर्जी भी देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है। तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड का एक्सपोजर। अब हमारा डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड एक्सपोज होते हैं एंजाइम से। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए होता है वो कुंडलित होता है, डीएनए जो होते हैं वो कुंडलित होते हैं। तो कुंडलित होते हैं तो जिसके लिए ये क्या होता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं हेलिकेज, जिसको हम कहते हैं हेलिकेज। इसको हम फिगर से समझते हैं। फिगर से देखते हैं तो हमारा डीएनए जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ये हमारा जो है वो नॉर्मल डीएनए है, अभी रेप्लिकेशन के पहले या द्विगुणन के पहले ये हमारा कैसा होता है, तो ये होता है क्वाइल्ड, या इसको हम क्या बोलते हैं, कुंडलित। ये कैसे होते हैं, कुंडलित हमारा डीएनए होता है। तो सबसे पहला जो काम करेगा वो काम करेगा हमारा एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं हेलिकेज। इसको क्या कहते हैं, हेलिकेज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए के जो रजुक होते हैं वो किस एंजाइम के द्वारा खुलते हैं, तो वो खुलता है हेलिकेज के द्वारा। और ये हेलिकेज क्या करता है, तो ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है, यानी नष्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। और हाइड्रोजन बॉन्ड को के टूटने से जो हमारा कुंडली होता है वो इस तरह से खुल जाता है, इस तरह से। और ये यहाँ पे एक वाई आकार देता है, ये वाई शेप को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फ्रॉक। यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा क्या कहलाया, रेप्लिकेशन फ्रॉक। ये क्या कहलाया, रेप्लिकेशन फ्रॉक। तो हेलिकेज या रेप प्रोटीन के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है और ये हमारे दोनों खुल जाते हैं। और खुलने के बाद इसको स्टेबल बनाया जाता है। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे इसको क्या किया गया है, यहाँ पे स्टेबल बनाया जाता है। और वो स्टेबिलिटी कौन देता है, SSB। SSB, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है SSB का पूरा नाम लिखे। तो SSB का पूरा नाम क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका मेन काम है जो खुले हुए रज्जुक हैं उनको स्थायित्व प्रदान करना। यानी खुले हुए रज्जुक को स्थायित्व, यानी अकुंडलित रज्जुक को स्थायित्व कौन प्रदान करते हैं, तो SSB। ठीक है, और इसके हेलिकेज के खुलने से इसमें एक टेंशन क्रिएट होता है, तनाव क्रिएट होता है। इस तनाव को कौन खत्म करता है, इसको बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। कौन करता है, टोपो आइसोमरेज। कहीं कहीं पे हेलिकेज के साथ साथ गायरेज भी रहता है, गायरेज भी होता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में एक बार ये पूरा नहीं खुलता है और इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेच धीरे धीरे फॉर्म में खुलता है, जिसके कारण से एक वाई आकार आता है। उस वाई आकार को ही हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। उस वाई आकार को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड का एक्सपोजर है एंजाइम हेलिकेज ORI, ये क्या है, ओरी नहीं, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ORI। यानी ये कहाँ जाएगा, ORI साइट पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा जिसके कारण दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं। खुलने के बाद इसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, कौन कौन, SSB या हेलिकेज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, यानी हेलिकेज के कारण जो टूटा है उसके जो रजुक हैं उनको बराबर ये करता है या उसको स्थिर करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं SSB-PS प्रोटीन। और हेलिकेज के दौरान जो उत्पन्न हुआ तनाव उसको कौन दूर करता है, टोपो आइसोमरेज। इसको कौन दूर करता है, टोपो आइसोमरेज।
मरीज। यहाँ पे एक प्रतिकृति बनने में एक वाई आकार बनता है, उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फ्रॉक। इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फ्रॉक। अब हमारा यहाँ पे 5 प्राइम की ओर, जो 5 प्राइम होगा, चूंकि जानते हैं कि यहाँ पे ये प्रति समानांतर होते हैं और हमारा डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है। हमारा डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें एक जो होता है, एक प्रति समानांतर है, यानी इसका एक एंड 5 प्राइम और इसका एक एंड 3 प्राइम और इसका 5 प्राइम और इसका 3 प्राइम। ये जो 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, ये कैसे आया, यानी 5 एंड 3 एंड कैसे बना, इसका डीएनए का वीडियो बनाया गया है। अगर आपको उसे देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5वें एंड के पास, 5वें प्राइम के पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए पे डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डीएनए पे डिपेंडेंट होता है। और ये 5वें सिरे पर, यहाँ पे ये 5वें सिरे पर, यहाँ इस तरह से इसके ऊपर जो खुलेगा, फिगर हम लोग देखते हैं इसका। यहाँ पे हम लोग इस फिगर में देखते हैं, तो हमारा जो पहला एंड होता है, यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये हमारा एक एंजाइम है हेलिकेज। यहाँ से ये ओपन करना शुरू करेगा, तो ये हमारा है, सॉरी, ये है हमारा हेलिकेज। यहाँ पे ये एंजाइम जो है वो है हेलिकेज, ये एंजाइम है हेलिकेज, जिसका क्या काम है, तो कुंडली को खोलना। इसका क्या काम है? कुंडली को खोलना। इसका क्या काम है? कुंडली को खोलना। हेलिकेज का क्या काम है? कुंडली को खोलना। अब यहाँ पे ये 2 प्रोटीन दिख रहे हैं, इस एंड पर और इस एंड पे, यानी अकुंडलित। ये एसएसबी का क्या काम है? अकुंडलित, अकुंडलित, अकुंडलित रज्जुक को स्थिर करना। इसको क्या करना? स्थिर करना। ठीक है, ये स्थिर करता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो छोटा सा हम लोग को दिख रहा है 5 एंड पर एक आता है आरएनए प्राइमर, एक आता है आरएनए प्राइमर, जो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो डीएनए आश्रित होते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं? डीएनए आश्रित, यानी ये डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ये डीएनए के साथ ही काम करेगा। और इस आरएनए प्राइमर को लाने वाला या उस एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनए प्राइमेज। क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमेज। और यहाँ पे ये जो देखो, ये जो वाई आकार दे रहा है द्विगुणन के दौरान, तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉक या प्रतिकृति फॉक। अब देखो, हमेशा याद रखेंगे कि रेप्लिकेशन जो होता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेप्लिकेशन यानी द्विगुणन किस दिशा में होता है, तो ये होता है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम की ओर। किस दिशा में होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। तो द्विगुणन जो होता है या प्रतिकृति जो होती है वो एक दिशीय होता है। और ये किस दिशा में होता है, तो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम, यानी पेरेंटल वाले जो स्ट्रैंड होंगे वो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम होंगे, और उसके अपोजिट में ये होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसका लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक होता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड।
यानी वैसे रज्जु जिनका निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों से होता है जो बाद में डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़े जाते हैं, वैसे को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो एक सतत रज्जु का निर्माण करता है तो उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। तो जब आरएनए जब तक 5 प्राइम पर नहीं आएगा, यानी 5 प्राइम पर जब तक नहीं आएगा, तब तक रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। और यहाँ से ये जब आता है तो इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो यहाँ पे एक्टिव होता है और यहाँ पे प्राइमर्स के फॉर्म में इनका निर्माण करता है। ठीक है, इनका निर्माण डीएनए ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये 3 होता है, 1, 2 और ये 3, पॉलीमरेज 1, 2 और 3, जिसके अलग अलग काम है। तो इसमें सबसे पहला इसमें इसका रेप्लिकेशन का काम है, यानी द्विगुणन कौन करेगा? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आरएनए रिपेयरिंग, इसे हम कहते हैं मेजर रिपेयर एंजाइम, और ये होता है माइनर रिपेयर एंजाइम। और ये तीनों होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ये किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। ये होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। और हमारा जो यूकैरियोट्स होता है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड में कि कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक का अगर हम याद करेंगे तो यूकैरियोटिक में 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एक है इप्सिलॉन। ये है इप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। तो जैसे यूकैरियोट में 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो गामा जो होता है, ये जो डेल्टा है ये लीडिंग स्ट्रैंड को बनाएगा, यानी यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, यानी इस वाले स्ट्रैंड पे कौन सा एंजाइम रहेगा? तो ये यूकैरियोटिक है तो इसमें डीएनए डेल्टा होगा, इसमें डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होगा। अल्फा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और इसमें ये जो पांचों हैं उसमें 3 है, अल्फा है, डेल्टा है और ये हमारा इप्सिलॉन है। ये हमारा इप्सिलॉन है। ये दोनों हमारे काम करते हैं। तो इप्सिलॉन जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड को बनाता है। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड, ये जो हमारा है जो छोटे छोटे टुकड़ों में है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी यहाँ पे जो एंजाइम है, यहाँ पे जो पॉलीमरेज होगा वो इप्सिलॉन होगा। तो ये क्या होते हैं? ये आगे की ओर बढ़ते हैं और पीछे इस तरह से ये जो होते हैं ये इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और ये फिर पीछे वाले जो होते हैं वो अलग होते जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अनबाइंडिंग या जिपर रेप्लिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? तो डीएनए पॉलीमरेज के प्रोकैरियोटिक में 3 प्रमुख डीएनए संश्लेषण एंजाइम होते हैं, जिन्हें हम डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 इस तरह से इसका नाम है। अभी हम लोगों ने पीछे किया फिगर के साथ। सभी न्यूक्लियोटाइड किस दिशा में करेंगे काम? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में काम करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 3 मुख्य रूप से प्रतिकृति में शामिल होता है। ये क्वेश्चन हमारा हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड के लिए, तो ये बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ध्यान में रखेंगे। और हमारा ये 5 होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ठीक है, ये जो होता है
तो डेल्टा अग्रणी स्ट्रैंड, डेल्टा अग्रणी स्ट्रैंड, अग्रणी स्ट्रैंड मतलब लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें कोई भी टुकड़ा नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। और ये हमारा क्या होगा? 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की ओर होगा। और लैगिंग स्ट्रैंड के संश्लेषण में शामिल अल्फा डीएनए की प्रतिकृति का सबसे बड़ा मुख्य एंजाइम है। इसमें अल्फा जो है वो सबसे बड़ा है, और लैगिंग स्ट्रैंड के में कौन होगा? एप्सिलॉन होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पीछे भी किया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग अर्थात आपस में जो हमारा बेस है वो कौन कौन है? तो ए जो है वो टी के साथ जुड़ता है, सी जो है वो जी के साथ जुड़ता है, और ये जो है हाइड्रोजन बंध है, ये जो है ये हाइड्रोजन बंध है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रतिकृति फ्रॉक में जो 2 अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट का काम करता है। ठीक है, जो अलग हुए हैं इस प्रकार से ये जो अलग हुए हैं ये हमारा टेम्पलेट का काम करता है, यानी पेरेंटल डीएनए हो जाते हैं। और इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियो एक्सपोज्ड डीएनए टेम्पलेट के नाइट्रोजनस बेस के विपरीत स्थित होते हैं, यानी ए जो है वो डीटीटीपी के साथ ऐड होगा, जी जो है वो डीसीटीपी के साथ, टी जो है डीएटीपी के साथ। इस तरह से ये ऐड होंगे और इससे हमारा क्या होगा? फॉस्फेरस इनऑर्गेनिक, 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक निकलेंगे, जिससे एनर्जी रिलीज होगा और ये आपस में जुड़ेंगे। और ये दोनों फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करेंगे। हमला ट्राइफॉस्फेट पर होगा, जिससे वो टूटेंगे और क्या बनाएंगे? जैसे इस तरह से पीपीआई इनऑर्गेनिक प्लस H2O। यहाँ पे कौन होगा? पाइरोफॉस्फेट एक एंजाइम है जो क्या करेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्लस एनर्जी का निर्माण करेगा इस तरह से। तो एंजाइम पाइरोफॉस्फेट द्वारा पाइरोफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस ऊर्जा जारी करता है। ऊर्जा का उपयोग टेम्पलेट्स के लिए मुक्त न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजनस बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड में स्थापित करना होता है, यानी उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसके द्वारा बनता है? तो इसी के टूटने से बनता है। नेक्स्ट है हमारा, ये हो चुका है। अब क्या होता है? तो यहाँ पे किसके किसके प्रेजेंस में? तो मैग्नीशियम आयन, एटीपी, इसी के साथ जीटीपी भी होता है, और टीपीपी, और डीएनए पॉलीमरेज अपने नाइट्रोजनस बेस के कॉम्प्लीमेंट्री के साथ संपूरक के साथ जाकर जुड़ते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बंध का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारा डीएनए जो होता है वो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो प्रतिकृति होती है वो हमेशा किस दिशा में होती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होती है। लेकिन ये जो डीएनए होते हैं वो प्रति समानांतर होते हैं, यानी एक जो ध्रुव होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है, और दूसरा जो होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है। तो अगर ये इस तरह से है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रतिकृति होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होगी, यानी अगर ये जो टेम्पलेट है वो 3 प्राइम है तो इसके साथ वाला जो आएगा वो यहाँ पे 5 प्राइम होगा, और यहाँ पे जो आएगा वो 3 प्राइम होगा।
तो जिस स्ट्रैंड की ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। जैसे इस फिगर में हम देखते हैं, किसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं? तो जिसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम की ओर, यानी इस डायरेक्शन वाले को 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर, यानी जिस टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम की ओर होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड किसको कहेंगे? जिनका 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। इसमें हम लोग किसको कहेंगे? इसमें हम लोग इसको क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़ों में जिनका निर्माण होगा उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। उसको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या ओकाजाकी टुकड़े। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जो इसका ध्रुवता होगा वो टुकड़े में होते हैं, जिसको हम लोग ओकाजाकी टुकड़ा कहते हैं। और ओकाजाकी टुकड़ा जो बाद में होता है वो लाइगेज, डीएनए लाइगेज के द्वारा। यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो डीएनए लाइगेज। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज के द्वारा जुड़ जाते हैं और इसलिए इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। एक बार फिर से हम लोग फर्स्ट पेज को देख लेते हैं। यहाँ पे इस पेज को देखते हैं। यानी ये है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए पॉलीमरेज जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में